हेलो एवरीवन दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर हम पूरी स्पेक्ट्रम जो है ना, आपकी जो बुक है ना, इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं विद टाइमलाइन के साथ दोस्तों। ठीक है, टाइमलाइन के साथ पढ़ोगे तो आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगी और याद भी हो जाएगी। और दोस्तों, मैं स्टोरी भी बता रहा हूँ ताकि आप सब कुछ याद कर पाओ ईजिली। और दोस्तों, मैं इसके साथ आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ऐसा इवेंट हुआ क्यों, उसके पीछे क्या रीजंस थे, ताकि आपके ये मेंस के लिए आपको समझ में आ जाए, मेंस के आंसर राइटिंग आप कर पाओ। ठीक है, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओ। और देखो दोस्तों, चाहे वो आपका एग्जाम प्रीलिम्स का हो, चाहे वो आपका एग्जाम मेंस का हो, आप सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट कर लोगे। ये सीरीज दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। और देखो दोस्तों, ये आपके स्टेट, अदर पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सब कुछ आप इजीली रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, इस सीरीज़ को वॉच करने के बाद। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई देखो, अगर आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ठीक है, पॉलिटी की, अगर वो दिक्कत आती है ना आपको याद करने में, तो मैंने इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की सीरीज बना रखी है पॉलिटी की। इसके अंदर मैंने पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपको याद कराई है इजी ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स की हेल्प से दोस्तों। और इस सीरीज़ के ना बहुत ही अच्छी फॉलोइंग है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं, तो इस सीरीज़ को तो ज़रूर देखना दोस्तों। और देखो दोस्तों, आप ना ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। और इसके अंदर हम सब कुछ चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे चैप्टर की जो है समरी है, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि भाई हमने चैप्टर वाइज सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाए एग्जाम्स के लिए, और आप एक ही पेज के अंदर सब कुछ रिकॉल कर पाओ। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, और वो है हमारी पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़ दोस्तों। इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों मैं आपको लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम के भी दोस्तों। जस्ट लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम। और दोस्तों, यूपीएससी दो और एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सीएपीएफ और सीडीएस दोस्तों। तो मैं इसके भी आपको लास्ट 30 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और देखो दोस्तों, अगर मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँ ना, तो जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, आपको खाना खाते हो ना आप एनर्जी के लिए, ऐसे ही दोस्तों आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सक्सेस के लिए ना ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको मतलब रिलेट करके बता रहा हूँ कि भैया इस एग्ज़ाम के लिए ना, अगर आपको क्रैक करना है तो ये पीवाईक्यू की सीरीज़ तो ज़रूर कंप्लीट करना मेरे साथ। ठीक है, और मैंने इसके 2 वीडियोस अपलोड कर दी है चैनल पर, उसे वॉच करो ताकि आपको समझ में आ जाएगी इस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्या पावर है। ठीक है, इस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्या पावर है, इसलिए मैंने बोलता हूँ पावर पीवाईक्यू। ठीक है, तो इसकी पावर समझ में आ जाएगी, आप वो वीडियोस देख लेना भाई। बिना इसके मैं बोल नहीं सकता कि कोई बच्चा एग्ज़ाम निकाल सकता है। बिना पीवाईक्यू के कोई बच्चा एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकता। हर टॉपर बोलता है कि मैंने पीवाईक्यू कम से कम 10 से 15 बार करे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। और देखो दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको क्या कहते हैं 10-12 साल की नहीं क्वेश्चन करा रहा, मैं तो लास्ट 30 ईयर से करा रहा हूँ, वो भी यूपीएससी की नहीं करवा रहा, अदर पीसीएस एग्जाम की भी करवा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन यूपीएससी कहीं से ही बनाए, आप इजीली एग्जाम में कर पाओ, आपकी इतनी तैयारी हो कि आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस अच्छा हो। ठीक है, और दोस्तों मैं हर क्वेश्चन के ना आपको माइंड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ और इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसके आप आंसर निकाल पाओ। ठीक है, हर क्वेश्चन के आपको माइंड मैप मिलेंगे, और आपको चीज़ें हर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप इजीली याद कर पाओगे दोस्तों। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बोलना ही चाहूँगा कि भाई पीवाईक्यू रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए पीवाईक्यूज़ आपको। ठीक है, तो आपका हर एक स्टेटमेंट याद हो जाएगा इन माइंड मैप से। और इसमें मैं हर क्वेश्चन के ना आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, मैं हर क्वेश्चन का माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं छोड़ रहा। ठीक है, मैं लास्ट 30 ईयर से कंप्लीट करा रहा हूँ, तो करा रहा हूँ और कंप्लीट कराऊंगा ऐसे। ठीक है, और देखो दोस्तों, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपने आगे वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। 1909 का एक्ट जो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कहते हैं, इसको अभी कंप्लीट करेंगे। फिर हम होम रूल लीग मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट थीम बताई है। अभी अभी इसके अंदर हम इसको टाइमलाइन के साथ कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टाइमलाइन के साथ हम सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और कुछ नहीं छोड़ रहे। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो इतने पेज के नोट्स हो चुके हैं मेरे। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये नोट्स जो है ना, अब ये मत समझ लेना कि 300 से ऊपर के पेज के नोट्स हो गए आपके। देखो दोस्तों, ये स्लाइड्स हैं, ये A4 पेजेस नहीं है, ये स्लाइड्स हैं, और स्लाइड्स के ऊपर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये स्लाइड्स इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो कम है। तो
कंटेंट वही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन नोट्स को तो बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से सुनना और समझना दोस्तों। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम अपना लेक्चर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से स्टार्ट करने वाले हैं, और इसे दोस्तों मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि मोर्ले आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और मिंटो आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। तो मेन पिलियर्स यही दोनों थे। इनके रिकमेंडेशन से ही एक्ट आएगा कोई भी, या फिर उसके एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस आएंगे, जो ये दोनों जो चाहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय, वही रिफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, कंट्री के अंदर। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है इन दोनों की वजह से। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भैया ड्राइविंग फोर्स क्या था इस वाले एक्ट का आने का। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड बिल्कुल समझा करो ताकि आपको इंडियन काउंसिल एक्ट भी समझ में आएगा सारे। ठीक है, या फिर जितनी भी एक्ट है वो समझ में आएंगे जब आप उसका रीज़न जानोगे कि ये एक्ट आया क्यों था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है इसको चला रहे थे, या फिर इसको क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, आप बोल सकते हो। तो स्वदेशी मूवमेंट इन आईएनसी के अंदर जो है, इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट से लीड कर रहे थे। बट जो मॉडरेट्स थे वो स्वदेशी मूवमेंट में जो बाइकआउट वाली चीज़ें थी ना, जो ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना, ठीक है, या फिर बंगाल से मूवमेंट को बाहर ले जाना, इस चीज़ के खिलाफ थे। ठीक है, तो इनके बीच में हो जाता है क्या, सूरत स्प्लिट। दैट मीन्स कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है अलग अलग हो जाते हैं, इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो मॉडरेट्स का आईएनसी के अंदर दबदबा ज़्यादा था क्योंकि मॉडरेट्स ने ही स्टार्ट किया था आईएनसी को। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल पाल, इनकी जो है चलती नहीं है। इनमें से कोई भी लीडर जो है प्रेसिडेंट नहीं बन पाता आईएनसी का। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों। तो हो जाता है सूरत स्प्लिट। और एक और रीजन था सूरत स्प्लिट होने का कि भैया जो मिंटो था ना, वो बार बार बोल रहा था देखो हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके अंदर हम आपकी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, जो आप चाहते हो ना, जो आपकी ग्रीवेंसेस है उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो रीज़न ये भी था कि सूरत स्प्लिट होने का कि नहीं, कि भैया अंग्रेजों को ना इतना भी गुस्सा मत दिलाओ, इतना भी उनके खिलाफ मत जाओ, इतने भी एजिटेशन मत दिखाओ जिससे वो हमें रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देना ही जो है मना कर दें, देने के लिए मना कर दें। तो सूरत हो जाता है, सूरत के अंदर हो जाता है स्प्लिट। ठीक है, तो जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म था, इसका यहाँ पर जो है डाउनफॉल हो जाता है सूरत स्प्लिट में। सेकेंड रीजन दोस्तों कि स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट चल रहा था, तो इसको देखते भी अंग्रेज ये देख रहे थे, भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही थी कि देखो अगर हम इनके एजिटेशंस को फुलफिल ना करेंगे, ठीक है, तो फिर इनका जो एजिटेशन है ना और बढ़ जाएगा, इनका जो नेशनलिज्म वाली भावना है ना इनके अंदर और बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो ना और राइज होने लगेंगे। तो इनको ना थोड़ा लॉलीपॉप देते हैं। ठीक है, मैं लॉलीपॉप ही बोलूँगा। रीज़न क्या है कि भैया ये ना देते कुछ भी नहीं है, एक शेडो पकड़ा देते हैं। दैट मीन्स आपको चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं उसकी परछाई ले लो आप। ठीक है, तो देने को ये कुछ नहीं देते, बस दिखा देते कि हम आपको रिफॉर्म्स दे रहे हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या क्या प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर, अभी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स समझो। तो ये देखकर भी ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं कि स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट ऐसे और जो मूवमेंट है आगे जाके राइज ना हो। फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का 1906 में, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। और ये चाहते थे कि भैया कि इनको सेपरेट आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तभी इनको ना इनकी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये फुलफिल कर जाती है किसके अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, इसी में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के अंदर। अब जिसके वजह से जो है ना भैया अंग्रेज क्यों मान जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, रीज़न ये था कि भैया ये चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल हो। ठीक है, डिवाइड करो, ठीक है, और फिर रूल करो। तो डिवाइड एंड रूल कैसे हो भैया, तुमने सूरत स्प्लिट करवा दिया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को तुमने अलग करवा दिया। अब एक काम करो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़ो। जो आपने क्या करा था, पार्टीशन बंगाल करा था, इसलिए करा था कि आपने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी आपको तोड़नी थी। ठीक है, इनके अंदर जो यूनिटी आ रही थी ना उसको ब्रेक करना था। तो एक काम करो, फॉर्मेशन ये जो फॉर्मेशन हुई मुस्लिम लीग की, और ये चाहते भी ये सेपरेट आइडेंटिटी, तो दे दो इनको, दे दो, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर और ज़्यादा जो है मतभेद फैलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तो ब्रिटिश की स्ट्रेटजी थी कि डिवाइड करो, ठीक है, देन रूल करो और कर्ब करो यूनिटी को। ठीक है, तो ये सारे ड्राइविंग फोर्सेस थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के आने के। अब देखो दोस्तों, मैं सब आपको माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ा रहा हूँ, माइंड मैप भी आपको दे रहा हूँ नोट्स के अंदर, तो इसे डाउनलोड करके रिवाइज करना। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या थे एक्ट के, तो इन्होंने इसने इंक्रीज कर दिया था साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स को।
अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अपने नोट्स के अंदर इसके अंदर समझाऊंगा सब कुछ कि भाई पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या था। और अभी तो मैं आपको उसके अंदर और भी ज़्यादा स्लाइड्स के अंदर इसको याद भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरा एक्ट आपको याद होगा, सारे एक्ट याद करवाऊंगा ढंग से, क्योंकि एक्ट तो भैया इंपॉर्टेंट थीम है आपकी यूपीएससी की, आपके पॉलिटी में भी आते हैं क्वेश्चन इससे, और मॉडर्न हिस्ट्री में तो आता ही है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट सारे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ना इंट्रोड्यूस कर देता है सिस्टम को, इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर या फिर इलेक्शन के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस होता है ऑफ इंडियन मेंबर्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाते हैं मुस्लिम्स को, जो कि मोस्ट इम्पैक्टफुल प्रोविजन माना जाता है इस एक्ट का, ठीक है। राइट मिल जाता है डिस्कस करने का बजट और रिजोल्यूशन को मूव करने का, ठीक है, काउंसिल के अंदर, किसको, मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। नो रियल पावर, भाई कोई रियल पावर दी नहीं जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कोई रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एक्ट से मैंने यहाँ पर दे देखा है, एनालिसिस फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर मेंस के एनालिसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको ना ये सब चीज़ें लिखने में ना आपको मेंस के लिए काम आएंगी, मेंस के ब्रेन स्टॉर्मिंग में काम आएंगी। और देखो प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए आपको क्या रखना है कि भैया ये जो एक्ट है ना, जो इलेक्ट्रोड करता है, इंट्रोड्यूस करता है कॉम्युनल इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड जो मिल जाता है मुस्लिम्स को, वो इंट्रोड्यूस करता है कॉम्युनल इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये लेजिटिमाइज करता है कॉम्युनल डिवीजन को, ठीक है। लेड करता है ग्राउंड फॉर पार्टीशन, जो आपका 1947 में होता है ना पार्टीशन, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का, वो यहीं से स्टार्ट हो गया समझ लो, है ना। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भैया, देखो जो नेशनलिज्म की जो मोमेंटम थे ना, उनको ये डिवाइड करना चाह रहे थे, और उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना, ठीक है। इनका एम था कि भैया डिवाइडिंग कर दो नेशनलिज्म मूवमेंट को, ठीक है। तो इनको चाहिए था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मॉडरेट्स को भी, एक्सट्रीमिस्ट को भी, लेकिन नहीं मिलता, ठीक है। एक कार मिल जाती है विदाउट इंजन, ठीक है, कोई इंजन ही नहीं है कार के अंदर, तो वो डब्बा ही है, ठीक है, खोखला। तो ये सारे क्या थे, इंडियन काउंसिल एक्ट के बैकग्राउंड थे, ठीक है, और इनके प्रोविजंस थे इंपॉर्टेंट। अब मैंने बैकग्राउंड जो थे ना यहाँ पर भी दिया आपको, ठीक है, कि भैया आपको माइंड मैप से नहीं पढ़ना, आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना, शॉर्ट नोट से पढ़ो। फीचर्स भी दे दिए मैंने यहाँ पर आपको, क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं, ये भी दे दिया मैंने। फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेथड ऑफ इलेक्शन को, ये भी बता रखा मैंने आपको। डिमांड और जो मॉडरेट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की में, तो उसको प्लेकेट करते हैं इसके अंदर ये। अब देखो इवोल्यूशन क्या हुआ रिफॉर्म्स का, तो भैया ये अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल सेल गवर्नमेंट के। एंड क्या था, जो भैया ये अगेंस्ट द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, को जो नेशनलिज्म बढ़ रही थी भावना, उसको खत्म करना चाह रहे थे, ठीक है। ये कंट्री को देते क्या है, तो एक शेड देते हैं रादर देन सब्सटेंस, ठीक है, कोई सब्सटेंस नहीं मिलता, उसकी परछाई मिल जाती है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ये डिवाइड करना चाह रहे थे, उन्होंने कर भी दिया, ठीक है। तो ये थे आपके मेन प्रोविजंस। अब देखो इसको और डीप में समझते हैं, आप थोड़ा इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एडिशनल मेंबर्स में देखते हैं। मैंने आपको पिछले एक्ट में पढ़ाया था 1892 के अंदर कि भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम मैंने बताया था आपको, पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था। हर मेंबर को अलग अलग जो है वो दे दिए गए थे, कैबिनेट दे दिए गए थे। लाइक अभी भी जो कैबिनेट सिस्टम है ना, जस्ट वैसे उसी तरीके से कि फिनांस कोई और देखेगा, रेवेन्यू कोई और देखेगा, क्या कहते हैं आर्मी कोई और देखेगा, ऐसे तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हर किसी को पोर्टफोलियो दे दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फर्स्ट इंडियन को इंट्रोड्यूस करा जाता है, और एज अ लो मेंबर, ठीक है, और करा जाता है किसको है, एसपी सिन्हा को। नाम याद रखना, फर्स्ट इंडियन जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री मिलती है 1909 एक्ट के अंदर एसपी सिन्हा को, ठीक है। एडिशनल मेंबर्स में देखो, एडिशनल मेंबर जो है 16 से 60 कर दिए गए, ठीक है, 16 से 60 कर दिए गए, और इनको राइट दे दिया गया आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, वोट कर सकते हो बजट पर, ठीक है। लेकिन 3/4 जो वोटेबल होगा, जो पार्ट है वोट का, वो नॉन वोटेबल होगा, मतलब आप उसके अंदर वोट ही नहीं कर सकते 3/4 में, मतलब 1/4 आप वोट कर सकते हो बस। ऑफिशियल मेंबर 28 रखे गए, जिसमें 60 में से, और नॉन ऑफिशियल जो है क्या कहते हैं 32 रखे गए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है संख्या बढ़ाई गई, बट 5 जो आएंगे वो वाइसराय द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, और दो मेंबर कहाँ से आएंगे, तो बॉम्बे से आएंगे, बंगाल से आएंगे, मद्रास से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से आएंगे। और एक कहाँ से आएगा, तो पंजाब से आएगा जो न्यू प्रोविंस बनाया गया है, बिहार से आएगा, उड़ीसा से आएगा, बर्मा से आएगा, सेंट्रल प्रोविंस से आएगा, और असम से आएगा। और एक आएंगे कहाँ से,
तो एक आएंगे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, एक आएगा बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से, और 6 जो मुस्लिम इलेक्ट्रोड जो दिए गए थे ना सेपरेट इलेक्ट्रोड, तो 6 तो मुस्लिम्स होंगे और 6 जमींदार होंगे। ये था हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोड, जो 14 मेंबर्स जो थे वो आपके सेपरेट इलेक्ट्रोड से आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भैया एडिशनल मेंबर्स कैसे बढ़ाए गए और कैसे कैसे इनके अंदर मेंबर्स बांटे गए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो बता रहा हूँ दोस्तों, कोई टीचर आपको इस तरीके से समझाता नहीं है, पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप समझ लो बल्ले बल्ले है, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब मैं आपको और समझाता हूँ। देखो दोस्तों, 1909 का एक्ट है। ठीक है, 1909 का एक्ट है। अब इसके अंदर जो है रिटर्न करी गई ऑफिशियल मेजोरिटी को इन सीएलसी के अंदर। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेजोरिटी को रखी गई, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई पीएलसी के अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और ये तो मैंने पढ़ा था आपको, 1909 का एक्ट जो है मॉडलिमेंट्री रिफॉर्म्स कहलाता है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटर्न करी गई और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटर्न रखा गया। अब इसके अंदर और देखो भैया, 1909 का एक्ट के अंदर मॉडलिमेंट्री रिफॉर्म्स क्यों कहते हैं, तो वाइसराय था, ये सेक्रेटरी था। ठीक है, इसके नाम भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो अब देखो, लेजिस्लेचर के अंदर मैंने अभी आपको बताया था 16 से 60 कर दिए गए। पीएलसी मेंबर जो है यूनिफॉर्म नहीं थे। अभी मैंने इसको बिल्कुल ढंग से समझाया है अभी आपको मैं हैंड रिटन नोट्स के अंदर कि भैया कैसे बढ़ाए गए थे, कहाँ कहाँ से जो मेंबर इलेक्ट होकर आएंगे, अभी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, और ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता रखा है स्प्लिट करके। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले इंडियन बनते हैं जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज ए लो मेंबर इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल के अंदर मैंने बजट पावर बता दी थी कि भैया क्या इंडियंस को पावर दे दी गई है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम्स को। ठीक है, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया पीसीजेडीयू को। ठीक है, प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, जमींदार्स को और यूनिवर्सिटीज को। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना। अब देखो 1919 का एक्ट जो है अगले लेक्चर में आपको ढंग से समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है। अब वो दिल्ली दरबार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कलकत्ता से कैपिटल चली जाती है दिल्ली में, तो इसलिए बोल रहे हैं दिल्ली दरबार। अब मैंने बताया था ये दरबार जो होते क्या थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट में बताया था कि ये दिल्ली दरबार या कोई सी भी दरबार के अंदर क्या होगा कि भाई ब्रिटेन से किंग आएगा एक। ठीक है, वो दिखाएगा अपनी पावर को। ठीक है, कि कहाँ पर, इंडिया के अंदर। तो इस पावर को दिखाने के लिए किसको बुलाएगा, जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स के राजा महाराजा हैं ना उनको बुलाएगा। ठीक है, फ्रेंडली जितने भी हैं, और अपने पड़ोसी कंट्री में, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके रूलर्स को बुलाएगा और दिखाएगा अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर्स को। ठीक है, और उनकी मेहमान नवाजी करेंगे दिल्ली दरबार के अंदर। तो ये था दिल्ली दरबार। अब देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि भैया दिल्ली दरबार के अंदर ये क्या एंजॉय करते थे, ये सब काम नहीं आने वाला। काम क्या आएगा कि यहाँ पर मेन जो है क्या इवेंट हुए। तो पहले तो ये देखो कि भैया फिल्म्स के फैक्ट के लिए कि भैया इस टाइम पे जो किंग आया था, पीएससी में पूछ लिया जाता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ लिया जाता है कि भैया किंग का नाम बताओ, तो किंग जॉर्ज फिफ्थ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाती कैपिटल की। ठीक है, ये प्रोक्लेम करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की। तो दिल्ली जो है क्या बन जाता है, इंपीरियल कैपिटल बन जाता है। कलकत्ता था पहले, अब दिल्ली बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं भैया, देखो कलकत्ता के अंदर नेशनलिज्म फैल गया है हर जगह। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना आ गई है लोगों के अंदर, और बंगाल जो है हब बन गया है नेशनलिस्ट आइडियाज़ का। तो एक काम करो, दिल्ली नहीं बनाया, दिल्ली में कर दो कैपिटल शिफ्ट। ठीक है, तो जो इनके मूवमेंट चल रहे थे बंगाल के अंदर, जो भी मूवमेंट चल रहे थे कलकत्ता के अंदर, अब इनको दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर मूवमेंट चलाना पड़ेगा। कोई कैपिटल अब होगी दिल्ली, सारे काम तो दिल्ली में से होंगे। ठीक है, अब कलकत्ता से होंगे नहीं। तो रीज़न ये था दिल्ली में इनका कैपिटल शिफ्ट करने का। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और करते हैं, ये करते हैं एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। क्यों, इनको देखा कि भैया इनको पार्टीशन से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, पार्टीशन से तो और उल्टा नेशनलिज्म की भावना और फैल गई। ठीक है, मैं तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करना चाह रहा था, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम जो है और साथ में आ गए। ठीक है, और साथ में आ गए और मिलकर उन्होंने मूवमेंट चला दी, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो रिवर्सल कर देते हैं पार्टीशन को। हाँ, न्यू प्रोविंस को ये ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, इसको सेपरेट प्रोविंस बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था, ध्यान रखना, 1911 में हुआ था, ईयर याद रखना। एम्पर कौन आया था, तो जॉर्ज फिफ्थ आया था, किंग जॉर्ज फिफ्थ। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटिश अटेम्प्ट करते हैं इरेज करने के लिए क्या, बंगाल्स की नेशनलिस्ट लेगेसी को। ठीक है, और यूज़ करते हैं दिल्ली एज अ इंपीरियल सिंबोलिज्म। ठीक है, कैपिटल। अब देखो आउटकम क्या निकला, तो बंगाली हिंदू जो है ना
वो एंगर्ड हो जाते हैं, भाई कैपिटल शिफ्ट कर दिया तुमने यार, सारा बिजनेस हमारे यहाँ पर था, ठीक है। तो बंगाली हिंदू जो है एंगर्ड हो जाते हैं, और क्योंकि उनका डोमिनेंस खत्म हो गया, भाई कैपिटल में था ना, डोमिनेंस होता है। अभी सोचो हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, आप में से ही बहुत सारे जने दिल्ली में रहते होंगे। अब सोचो कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली से जो है ना कैपिटल शिफ्ट कर दे और कहीं और कर दे, ठीक है, मध्य प्रदेश के कैपिटल शिफ्ट कर दे, आपको कितना गुस्सा आएगा, ठीक है, कि भैया हम तो दिल्ली में रहते, कैपिटल सिटी में रह रहे थे, तो हमारा तो लॉस हो गया, हमारी जो डोमिनेंस खत्म हो गई। तो मुस्लिम जो है, हाँ देखो, हिंदू हिंदू एंगर करते हैं, मुस्लिम क्यों करते हैं भैया? भैया मुस्लिम को लालच दिया गया था कि आपके लिए तो कर रहे थे हम पार्टीशन, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है मेजोरिटी थी कहाँ पर, तो भैया ईस्ट बंगाल के अंदर आपकी मेजोरिटी थी, तो हमने तो आपके लिए करा था, ठीक है, कि आपके लिए सेपरेट बंगाल बनाया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने पार्टीशन का एनमेंट कर दिया, पार्टीशन को वापसी कर लिया, तो मुस्लिम जो है ना फेल्ड करेंगे, उनके साथ बेट्रेड करेगा, धोखाधड़ी हुई है उनके साथ, ठीक है, धोखा दिया गया उनके साथ, ठीक है। तो ये था आपका 1911 का पीरियड का मेन इवेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ना टाइम लाइन के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जो भी चीज़ें हैं ना मैं टाइम लाइन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको ना आपके माइंड के अंदर स्टोरी बनती जाए और आपको ये जो पूरा टाइम लाइन है समझ में आए। अब देखो 1913 के अंदर शिफ्ट होता है मुस्लिम लीग के स्टांस में, ठीक है। अब क्या चेंज आता है तो ये जान लो, मुस्लिम लीग जो है ना न्यू लीग कॉन्स्टिट्यूशन आपको अडॉप्ट करती है, और इसके अंदर बोल देते हैं कि भैया जो सेल्फ गवर्नेंस है ना हमारा गोल है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ये करते हैं विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी के साथ, कहते हैं कि भैया हम कोऑपरेट करेंगे, तैयार हैं आईएनसी के साथ, क्योंकि आप एलिमेंट तो जो है हो जो पार्टीशन का जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो तो उसका एलिमेंट हो गया, उसे वापस ले लिया गया। तो वैसे भी इनको बिटरेट ऐसा फीलिंग आ रही थी, तो उन्होंने कहा भी हम तो आईएनसी का साथ देंगे, ठीक है, फॉर द सेल्फ गवर्नेंस के लिए। और इन्होंने जो लॉयल्टी थी ना, जो लॉयल्टी थी, क्रिटिकल कोऑपरेशन था जो ब्रिटिश के साथ, वो शिफ्ट कर लेते हैं ये, ठीक है, वो कर लेते हैं कि भैया हम तो अपने लोगों के लिए हैं, ना कि ब्रिटिश के लिए हैं। तो चेंज क्यों लाया गया? तो चेंज इसलिए लाया गया कि एनलमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, मैंने बताया था आपको। तो मुस्लिम फेल करते हैं कि बेट्रेड हुआ इनके साथ। राइज ऑफ यंग लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिना, वो एडवोकेटेड फॉर द यूनिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। भैया वो कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा आना चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए, ठीक है, अपना राज होना चाहिए, आगे अंग्रेजों का। अब देखो खुद ये मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर यूनिटी की बात कर रहा है, बाद में यही पार्टीशन कराता है, ठीक है। ग्रोइंग होता है पैन इस्लामिक सेंटिमेंट्स, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था WW1, बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ, World War I, इसके अंदर बाल्कन वॉर चलता है, ठीक है। तो एंगर्ड हो जाते हैं इंडियन मुस्लिम। अब इसका एक रीज़न हो भी और बताऊंगा मैं आपको, वो जो टर्की में होता है, ठीक है, ओटोमन एम्पायर के साथ जो होता है, ठीक है, जो उनके खलीफा के साथ हटा देते हैं इनको, वो तभी मैं आपको अगले स्लाइड से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि World War I का रिजल्ट क्या आता है। रियलाइजेशन दैट आइसोलेटेड डिमांड्स वर लेस इफेक्टिव, बिल्कुल बात सही है भैया, तुम अकेले अकेले में डिमांड्स उठाओगे तो वो लेस इफेक्टिव होगा, और आपकी जो आपकी ग्रीवेंसेस है वो फुलफिल नहीं होंगे, जो आप रिफॉर्म चाहते हैं वो आएंगे, मिलेंगे नहीं आपको। तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, इसको पढ़ना ढंग से, ठीक है। अब ये एनालिसिस है दोस्तों, ये एनालिसिस है, मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, ये एनालिसिस है, तो ये थोड़ा आप खुद करोगे ना तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प करेगी ये, ठीक है। अब सो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। अब देखो दोस्तों, मैंने बोला आपको टाइमलाइन के साथ पढ़ाऊंगा, तो टाइमलाइन के साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इनिशियल इंडियन रिस्पॉन्स क्या रहा World War I का? तो देखो दोस्तों, ब्रिटेन ने ना, जो ब्रिटेन था उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिया जो है ना World War I के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा कि भैया लड़ाई लड़ेगा World War I की, ठीक है, विदाउट कंसल्टेशन मतलब भैया इंडिया जो है इंडियंस का है ना, इसके अंदर जो लड़ाई लड़ने जाएंगे वो इंडियन सोल्जर्स लड़ने जाएंगे। तो आपने तो कंसल्टेशन लिया ही नहीं आईएनसी से, ठीक है, आपने तो प्रिंसेस स्टेट से कंसल्टेशन लिया ही नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं लिया, और आपने World War I के अंदर एंट्री मार दी बिना हमसे पूछे, ठीक है। तो इन्हीं से सपोर्ट तो मिल जाता है इंटरनेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, ठीक है। ये तो आप जान रहे हो अभी के लिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आगे क्या होता है। होम रूल मूवमेंट चलता है, होम रूल लीग मूवमेंट चलता है, अभी वो आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे पास, ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन World War I के अंदर देखो आईएनसी या फिर मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट इसलिए करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया वो कि हमें स्वराज मिल जाएगा एज अ रिवॉर्ड फॉर रॉयल सर्विस, कि भैया हम रॉयल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको जो इंडियन ये ब्रिटिश एम्पायर है
इनको हम सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले ये हमें स्वराज दे देंगे, हमारा सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैसिव कंट्रीब्यूशन देखो हार्डशिप मिलती है फ्रॉम इंडियंस। कैसे? 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर जो है ना ग्लोबली फाइट लड़ने के लिए जाते हैं वॉर के अंदर। 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स उस टाइम पे। 146 मिलियन पाउंड्स जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता है इंडिया ही, गुड्स के अंदर, सप्लाईज के अंदर, ठीक है। हेवी टैक्सेस लगाया जाता है इंडिया के अंदर, वॉर लोन्स लगाया जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, फेमाइन आती है कंट्री के अंदर, ये सब इंडियन लोगों को झेलना पड़ रहा है। जबकि हमारी कोई लड़ाई ही नहीं थी वर्ल्ड वॉर 1 की, सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की लड़ाई थी, यूरोप की लड़ाई थी, और हम पार्टिसिपेट लड़ लिए। भैया यूरोप कहाँ, एशिया कहाँ, ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। हमने लड़ाई लड़ी और उसको लॉस भी हमने झेला, हार्डशिप हमने झेली। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लिगेसी क्या हुआ, तो ये क्रिएट करता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन फॉर मास नेशनलिज्म। बिल्कुल बात सही है, मैं यहाँ पे आपको होम रूल मूवमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। एक्सपोज करता है मिथ ऑफ द ब्रिटिश इनविजिबिलिटी, लाइक कि भैया कि ब्रिटिश जो है ना, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, उनको एक्सपोज करते ही हैं, एक्सपोज हो जाते हैं ये वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्सिक्वेंसेस से, ठीक है। और यही लेड करता है मॉन्टेगो का डिक्लेरेशन 1917 के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर राइजिंग प्रेशर आता है, नेशनलिज्म की भावना जो है और बढ़ने लगती है इंडियन के अंदर, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडियन लोग हार्ड से फील कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो सप्लाई है, इंडियन गुड्स का जो सप्लाई है वो बाहर विदेश में भेज दिया जा रहा है, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। तो इसके वजह से मॉन्टेगो डिक्लेरेशन देता है कि भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मतलब लॉन्ग टर्म गोल है वो है आपको सेल्फ गवर्नमेंट देना, ठीक है। ये भी आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। पोस्ट वार रिप्रेसिव लॉस बनते हैं, जैसे रोलेट एक्ट बनता है, लेट टू इंटेंस एंगर एंड डिसेंट। भैया रोलेट एक्ट आता है तो और एंगर बढ़ जाता है इंडियंस के अंदर, ठीक है। रोलेट एक्ट पे पढ़ाऊंगा अभी आपको, पहले गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी क्या पढ़ने वाले हैं भैया हम पढ़ने वाले हैं होम रूल लोग मूवमेंट की तरफ जाने वाले हैं, एनी बेसेंट और तिलक जी के मूवमेंट के तरफ जाने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 होता है स्टार्ट 1914 के अंदर। मॉडरेट्स बोलते हैं ये हमारा मैटर ऑफ ड्यूटी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं ये मिस्टेकन बिलीफ है, ठीक है, ये होप है कि मतलब जो है हमें स्वराज मिल सकता है इसके बदले, बस होप है ये। लेकिन रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो रेडिकल आइडियाज में बिलीफ रखते हैं, उन्होंने कहा यह ब्रिटिश का पेरिल जो है ना, ये इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमें आर्म स्ट्रगल करना चाहिए। और इस टाइम में ब्रिटिश परेशान है यूरोप के अंदर, और इसी टाइम पे हमें आर्म रिवेलियन करना चाहिए और हमें इससे आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। ये रिवोल्यूशनरीज का कहना था। तो गांधी जी के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करने वाला हूँ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना समझो कि गांधी जी का जो है अराइवल हो जाता है, रिटर्न हो जाता है इंडिया के अंदर 1915 के अंदर, ठीक है। 1915 में गांधी जी आ जाते हैं इंडिया के अंदर, बस इतना समझो, गांधी जी भी आ गए हैं इंडिया में। तो इस टाइम पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही तिलक जी को जेलें बंद कर देते हैं, ये मतलब जेल हो जाती है, इनको सजा हो जाती है तिलक को। तो इस टाइम पे रिलीज होते हैं जेल से, ठीक है, इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ही रिलीज होते हैं जेल से, कौन, तिलक जी। तो होम रूल मूवमेंट ये चलाने की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये आइडिया किसका था, तो ये आइडिया था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट जो है मतलब ये पीछे से देखोगे ना तो ये आयरिश वाली हैं थोड़ी, ये यूरोपियन हैं एनी बेसेंट, लेकिन ये हिंदू कल्चर में बिलीव रखती है, ठीक है, हिंदू रिलीजन में बिलीव रखती हैं। तो ये इंडिया में आती हैं 1893 के अंदर, और 1893 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना भी करती हैं ये। 1907 में ये प्रेसिडेंट बनती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके लिए था, तो ये हिंदू रिलीजन के अंदर रिफॉर्म्स दिखाते थे ये, ठीक है, ये हिंदू के विचारधारा के अंदर बिलीव रखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये कहाँ से आती है, तो यूएसए से आई है ये सोसाइटी, है ना, आपको पता होगा। 1914 के अंदर ये यंग इंडियन मेंस एसोसिएशन भी बनाती हैं। 1915 के अंदर थियोसॉफिकल कॉलेज खोलते हैं ये मदनपल्ली के अंदर। 1917 के अंदर इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन ये ऑर्गेनाइज करती हैं विद द हेल्प ऑफ मार्गरेट कसन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है, हाईलाइट कर रखा है इसलिए मैंने, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 1913 के अंदर ये आईएनसी को ज्वाइन कर लेती हैं, कांग्रेस को, ठीक है। 1918 के अंदर ये इंडियन स्कॉट्स मूवमेंट के अंदर ही पार्टिसिपेट करती हैं एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको इतना जानना ही है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी इनके कौन से न्यूज़पेपर था ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। तो होम रूल लॉ की स्थापना स्टार्ट करनी चाहती हैं एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों मिलकर।
होम रूल लीग मूवमेंट लीग जो था ये आयरिश होम रूल लीग जैसा ही था जो 80-70s के अंदर चलता है, ठीक है। तो इनको जो है ना ये मूवमेंट चलाने के बाद इनको जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाती है आयरिश वालों को। तो वहीं से इंस्पायर्ड होके एनी बेसेंट जो है इंडिया के अंदर भी ये मूवमेंट चलाना चाहती हैं ताकि इंडियंस को खुद का स्वराज मिल जाए, खुद की सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। तो ये जो होम रूल मूवमेंट था ये मूवमेंट इस तरीके का था कि इसके अंदर मास गैदरिंग हो, मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम हो। इसके अंदर करना क्या था, तो एजुकेट करना था लोगों को सेल्फ रूल के बारे में, ठीक है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे हम, डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, पब्लिक स्पीच देंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे लोगों को, उनको बताएंगे कि भैया आपका राइट है ये सेल्फ गवर्नमेंट होना। पैम्पलेट बांटेंगे जिसकी वजह से अवेयरनेस और बढ़ेगी। 1950 के अंदर बॉम्बे के अंदर एसपी सिन्हा होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है, एसपी सिन्हा होते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट इस टाइम आईएनसी के। तो ये अल्टीमेटम देती हैं कौन, एनी बेसेंट कांग्रेस को, कि भैया देखो कांग्रेस वालों, या तो आप मेरा साथ दो होम रूल लीग मूवमेंट चलाने के लिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं जो है ना खुद ही एज ए इंडिविजुअल पर्सन मैं होम रूल लीग मूवमेंट चलाऊंगी पूरे इंडिया के अंदर। ये कांग्रेस को देती है अल्टीमेटम। कांग्रेस वाले नहीं मानते, ये यही मॉडरेट वाले हैं ये, ठीक है। 1907 में स्प्लिट हो गया है तो मॉडरेट से ही कमांड संभाल रहे हैं आईएनसी की, तो ये नहीं मान रहे, तो उन्होंने माना नहीं, कोई बात है, मानो मत। तो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एनी बेसेंट और तिलक जी मिलकर, तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1916 के अंदर एनी बेसेंट स्टार्ट करती है, अप्रैल 1916 के अंदर तिलक जी स्टार्ट करते हैं। एनी बेसेंट का जो ये मूवमेंट था होम रूल लीग का, ये इसके 200 मोर देन 200 ब्रांचेस थे, लेकिन तिलक जी के 6 ब्रांचेस थे। इनका ये पेन इंडिया में था, ऑल इंडिया में, एक्सेप्ट जहाँ पर तिलक जी कर रहे थे, जैसे कर्नाटक हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे सिटी नहीं, ठीक है, बॉम्बे सिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, ठीक है। उस टाइम मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, याद है ना। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, होम रूलिंग मूवमेंट था एनी बेसेंट का, वो लूजली ऑर्गेनाइज था, लूजली। इनका वेल ऑर्गेनाइज था तिलक जी का, ठीक है। अब जो इनका जो गोल था एनी बेसेंट का, तो इनका ये मतलब था कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें। तो लेकिन बट तिलक जी का क्या था, तो उनको भी चाहिए था सेल्फ रूलिंग, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे थे कि एजुकेशन भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, लोकल लैंग्वेज हो, उनकी जो मदर टंग है उसमें हो, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाए, ये भी कहना था तिलक जी का, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट को ना और भी जने हेल्प करते हैं, जैसे इनके एसोसिएट्स लाइक डीपी वादिया, जॉर्ज अरुंदले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो न्यूज़पेपर थे जिससे ये अपने आइडियाज़ को फलरिश कर रहे थे इंडिया के अंदर अपने आइडियाज़ को बता रहे थे लोगों को, वो तो न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना है आपको। तिलक जी के थे जैसे लाइक मराठा जो इंग्लिश में था, केसरी जो मराठी में था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना है। इसके जो केसरी के जो एडिटर थे ना गोपाल गणेश अगरकर थे, याद रखना। और इनका खुद का भी एक न्यूज़पेपर था, वो था सुधारक, फिल्म्स में आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी। अब देखो किन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो वो थे एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, इवन पीसीएस एग्जाम में भी, तो याद रखना है। जून 1917 में क्या होता है, देखो बेसेंट जो हैं इनको होम अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी सरकार इनको होम अरेस्ट कर लेती है क्योंकि होम रूल लीग मूवमेंट ना बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो जाता है ना। तो इनको होम अरेस्ट कर लिया जाता है, किसको, अंग्रेजी जो है ना इनको होम अरेस्ट कर लेते हैं, घर के अंदर ही बंद कर लेते हैं। तो ये जो है ना इसके प्रोटेस्ट में एनी बेसेंट जो है ग्रीन प्लस रेड फ्लैग को होस्ट करती है, ठीक है, टू प्रोटेस्ट। और जब इनका अरेस्ट होता है होम अरेस्ट, तो सुब्रमण्य अय्यर जो है ना अपना नाइटहुड को क्या करते हैं, अबंडन कर देते हैं, नाइटहुड को जो है वापस कर देते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। और जब भाई होम रूल मूवमेंट इतना फेमस हो गया कंट्री के अंदर, होम रूल मूवमेंट इतना सक्सेस पा लेता है, तो मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, ठीक है। ये कहते हैं भैया ये तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल गया, ठीक है, और ये तो अंग्रेजों की मतलब उनको दांत खट्टे कर दे रहा है अंग्रेजों की मूवमेंट, तो भैया हमें ज्वाइन करना चाहिए। 20 अगस्त 1917 के अंदर आपको बताया था मैंने, मोंटेग्यू का स्टेटमेंट आया था 1917 के अंदर, ठीक है। ये कौन होता है मोंटेग्यू, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। इसने बोल दिया कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा आपको, यही हमारा गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, अभी नहीं दे रहे, लॉन्ग टर्म गोल है, आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। हाँ एक बात और, मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है प्रोहिबिटेड थे टू ज्वाइन होम रूल मूवमेंट। ध्यान रखना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो
जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को जैसे फॉर्म किया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, इसकी आइडियोलॉजी से मतलब कुछ नहीं थे, या फिर बोल सकते हो इनके में बनती नहीं थी, तिलक में और एनी बेसेंट में, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वर प्रोहिबिटेड टू ज्वाइन होम रूल लीग, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको हैंड नोटेट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही होना चाहिए। तो मूवमेंट जो है विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। जो मॉडरेट्स है वो चाहते थे कि भैया जो है मूवमेंट को विड्रॉ कर ले जाए, क्योंकि अगस्त का डिक्लेरेशन आया था, अगस्त में डिक्लेरेशन आया था ये वाला 1917 के अंदर मोंटेगू स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। तो बेसेंट जो है ना, इस मूवमेंट को डोरमेंट में कर देती है, डोरमेंट मतलब ठंडे बक्से में लगा देती हैं। लेकिन तिलक जी कहते हैं बेसेंट को, देखो तिलक बेसेंट को बोलते हैं तिलक जी, देखो बेसेंट एनी, देखो भाई, देखो हमने ये मूवमेंट चलाया, अपने दम पे चलाया, देखो अंग्रेजों को ना मानना पड़ गया कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, देखो उन्होंने मोंटेगू डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक है। तो देखो अगर हम इस मूवमेंट को और चलाएंगे ना तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट जल्दी ही मिल जाएगा। तो तिलक जी तो कर देते भैया प्रोग्राम को इंटेंसिफाई, ये कहते हैं ठीक है मैं तो चलाऊंगा भाई, होम रूल मूवमेंट को और आगे तक ले जाऊंगा। लेकिन इसी टाइम पे ही ना इंग्लैंड के अंदर एक वैलेंटाइन चिरोल करके कोई बुक थी, ठीक है। तो ये केस कर देता है, केस कर देते हैं तिलक जी के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर बोल देते हैं, बुक के अंदर लिख देते हैं कि भैया तिलक जो है ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, ठीक है। तो तिलक जी जो है लंदन जाना पड़ता तिलक जी को कि भैया इस केस के लिए कि तुमने मुझे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कैसे बोल दिया, ठीक है। बुक इसने वेंटर चिरकोल ने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, उसके अंदर बोल दिया था कि जो तिलक है ना वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। तो इस केस के अंदर इनको इंग्लैंड जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ये होम रूल लीग मूवमेंट था ना ये डोरमेंट में चला जाता है, क्योंकि देखिए क्योंकि विड्रॉ कर लेते हैं ये बेसेंट मूवमेंट को, ठीक है, जो मॉडरेट्स है वो विड्रॉ कर लेते हैं, और तिलक जी को भी केस चला जाता है ये वाला वैलेंटाइन चिरोल वाला, तो इनका भी जो है मूवमेंट जो है डोरमेंट में चला जाता है। 1920 में क्या होता है, गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं होम रूल लीग के, और ये बाद में नाम भी चेंज कर देते हैं, इसको नाम रख देते हैं स्वराज्य सभा, ठीक है। जब ठीक है तो और उसको बाद में मर्ज कर देते हैं आईएनसी के साथ, ये भी ध्यान रखना, स्वराज्य सभा को बाद में मर्ज कर दिया जाता है आईएनसी के साथ, ये गांधी जी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइमलाइन समझा दी दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी हम पढ़ेंगे और अच्छे से कि होम रूल मूवमेंट के अंदर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 के अंदर, अभी इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे हम दोस्तों। तो होम रूल मूवमेंट चलता है आपका 1916 से लेकर 1917 तक, और मैंने आपको अभी हैंड रिटन नोट्स के अंदर ये सब पढ़ा दिया है। अब ये जो मैंने माइंड मैप दे दिया है आपको, ये क्विक रिवीजन के लिए दिया है, ठीक है, कि आप 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर दो। तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है जो अभी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा तो पढ़ाऊँगा नहीं ना, सेम चीज़ें, ठीक है। बस ये चीज़ मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना एग्ज़ाम से पहले एक दिन के अंदर सब कुछ रिवाइज कर पाओ, ठीक है, इसलिए, और कुछ नहीं। सो अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको आया था ना विक्ट्री एंड डिक्लेरेशन होता है सितंबर के अंदर, ठीक है, कि यह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देगी मोंटेगू डिक्लेरेशन के अंदर। बट भैया 1960 के अंदर होता है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट होता है, पैक्ट के अंदर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। लखनऊ के अंदर सेशन चलता है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसके अंदर प्रेसिडेंट जो होता है इस टाइम पे वो होती है वो होते हैं अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। ध्यान रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, तो अंबिका चरण मजुमदार थे। लखनऊ पैक्ट होता है 1960 के अंदर। अब पैक्ट के अंदर होता क्या है, जो कांग्रेस थी ना वो कांग्रेस का जो टू यूनियन था, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का, ये हो जाते हैं दोबारा से यूनाइट, ठीक है। तो कांग्रेस ऑफ टू यूनियंस का हो जाता है यूनिफिकेशन, ठीक है। मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही साथ आ जाते हैं फिर से। जो 1907 के अंदर आपका स्प्लिट हुआ था, वो अब स्प्लिट का जो स्प्लिट था वो खत्म। अब जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मॉडरेट जान चुके हैं कि भैया जो एक्सट्रीमिस्ट के जो टूल्स है ना बाइकआउट वाले, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज़ है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो मास गैदरिंग है, मास प्रोटेस्ट है ना, इसकी पावर ही अलग है। इसका जो यूज़ है ना यही अलग है। जो मासेस के पास जो पावर है ना वो आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। और मासेस का जो पावर है, अगर आप बोलो तो सबसे अच्छा इस्तेमाल किसने किया, तो गांधी जी ने करा, ठीक है। मासेस का जो पावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल किसने करा, गांधी जी ने करा। इवन ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी नहीं कर पा रहे थे इतना, जो आके गांधी जी कर देते हैं, है ना। तो मुस्लिम लीग
कभी जो है मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ही हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एनरोलमेंट हुआ था 1911 के अंदर, वर्ल्ड वॉर वन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खलीफा को हटा दिया जाता है ऑटोमन एम्पायर से, जो इनका जो रिलीजियस लीडर होता है एज अ सिंबल, उसको हटा देते हैं, तो इनके ग्रेवेंसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स के। ठीक है, प्लस इनको ना बेटरे जैसी फीलिंग आने लगती है कि आपने पार्टीशन करा था, फिर इसको आपने एलिमेंट वापसी कर लिया। ठीक है, और इनके अंदर जो सेल्फ गवर्नमेंट की ना, ये इनके अंदर गोल आ गई थी कि अब हमें भी चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट ये अकेले अकेले मांगेंगे तो पूरा तो होगा नहीं, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया आईएनसी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया आईएनसी से, तो आईएनसी ने ना इनके सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात मान ली। ये गलती कर, सबसे बड़ी गलती करी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली अगर बात नहीं मानते तो पार्टीशन आज के टाइम होता ही नहीं। जो पार्टीशन होता है ना पाकिस्तान का इंडिया से, वो होता ही नहीं अगर वो इसी टाइम पे ही मानते नहीं। ठीक है, तो भैया रीज़न क्या था कि भैया दो मुस्लिम लीग साथ आए, वो था एनमेंट ऑफ पार्टीशन इन 1911। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो टर्की के अंदर खलीफा को हटा देते हैं, एक वो रीज़न है। प्लस दोस्तों अलीगढ़ जो है ना यूनिवर्सिटी, बहुत 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 काम करते हैं ग्राउंड वर्क। ठीक है, कि भैया अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, वो मुस्लिम को अवेयर कराती है कि भैया अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा आना पड़ेगा। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट आपको मैंने पढ़ा दिया, इसके अंदर मैंने भी आपको और शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, रिवाइव करते हैं ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को, मेंटेन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस पार्टी को, बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस ताकि बोल पाए गवर्नमेंट के सुप्रेशन के खिलाफ। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एजिटेशन करते हैं। ठीक है, एनी पेशेंट का अरेस्ट कर लेते हैं 1917 के अंदर। ठीक है, फिर इनको रिलीज़ किया जाता है सितंबर 1917 के अंदर ही। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आईएनसी और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं लीग को। इससे क्या होता है भैया, मोंटेगो डिक्लेरेशन आ जाता है 1917 के अंदर, इसको हम अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे होता है, तो जो सेटिस्फेक्शन था मॉडरेट्स का मोंटेगो डिक्लेरेशन से, वो हो जाता है फुलफिल। तो ये कहते हैं कि भाई वापसी कर लो। तिलक का अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट बोल देते हैं, है ना, जो इनको लंदन जाना पड़ता है। तिलक के एब्सेंस की वजह से और पेशेंट की इनेबिलिटी की वजह से फ्रीज डाउन होता है मूवमेंट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने आपको माइंड मैप दिया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी। बस ये माइंड मैप इसलिए है ताकि आप तुरंत रिकॉल कर पाओ। और भाई देखो, एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपको याद हो जाती है, फिर आप भूलते ही नहीं हो। भाई एक मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप 4 मेथड से सोल्व कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स वो मैथ्स का क्वेश्चन आप कभी ज़िंदगी में ना भूलोगे नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप ये जो जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री है, अगर आप इसको अलग अलग तरीके से पढ़ोगे ना, माइंड मैप से, शॉर्ट नोट से, हैंड रिटन नोट से, तो वो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और देखो एक ही चीज़ है ये, है ना, एक ही चीज़ है, बार बार चेंज थोड़ी ना हो रही चीज़ें, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो हिस्ट्री है। तो लखनऊ पैक्ट होता है इसके बाद 1960 के अंदर, मैंने बताया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग भी साथ हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनके डिमांड्स क्या थे, फीचर्स क्या थे, मैं अब आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो मेन फीचर्स क्या था लखनऊ पैक्ट के अंदर, कि भैया ये चाहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्रॉन, और ये चाह रहे थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेटिव मिले मुस्लिम्स को इन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जो कि आईएनसी वालों ने मान ली। ये सबसे बड़ी गलती करी। ये चाह रहे थे कि एबोलिश करा जाए इंडियन काउंसिल को, और जो सैलरी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो पेड आउट हो ब्रिटिश बजट से, ना कि इंडियन बजट से। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। जो भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, वो हाफ जो है ना वो इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, और ये जो है ना इंडियन जो होंगे, ये भी इलेक्टेड होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट चुनेगी। ठीक है, कॉमनल वीटो होना चाहिए, सेपरेट रोड मिलना चाहिए मुस्लिम्स को। देखो ये गलत बात है ना, मान ली आईएनसी वालों ने। 4/5 मेंबर्स जो है ना वो इलेक्टेड होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सारी डिमांड्स थी, मेन फीचर्स थे लखनऊ पैक्ट के 1916 के। इम्पैक्ट क्या होता है, ब्लंडर क्या है, भाई 1/3 आपने जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना मुस्लिम्स को, ठीक है, ये सोल्व करता है कम्युनल पॉलिटिक्स को। मेड ओपन एंड क्लियर क्या, इंडिया हैज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़। भाई उसके खुद के ऑन इंटरेस्ट हैं, आपने मुस्लिम लीग को ये रिप्रेजेंटेशन दे के आपने और ओपन कर दिया कि भैया और भी जो दलित है ना, वो भी अब डिमांड उठाएंगे कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हिंदू के अंदर ये अलग अलग कम्युनिटी डिमांड उठाने लगेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर दी। प्रोवाइड करता है लेकिन, ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म टू मुस्लिम लीग। भैया जब आईएनसी के साथ हाथ मिला लोगे मुस्लिम लीग वाले, तो उनके पास प्लेटफॉर्म आ गया ऑल ओवर इंडिया का। भैया कि आप अभी मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर तुम आवाज़ उठा सकोगे और तुम्हारी आवाज़ ऑल ओवर इंडिया जाएगी, है ना, ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचेगी। तो लखनऊ पैक्ट का क्या होता है, अब माइंड में आ जाओ भैया। की टर्म्स ऑफ द पैक्ट क्या था,
कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड था भैया कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके। कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट को, ये गलती करते हैं कांग्रेस वाले। मुस्लिम लीग एग्री कर लेते हैं टू ज्वाइन द कांग्रेस इन पॉलिटिकल डिमांड। एग्रीड ऑन रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन फॉर कम्युनिटीज इन लेजिस्लेचर। भैया वही मैंने बताया था ना कि 1/3 ये इतने मेंबर्स मुस्लिम लीग के होने चाहिए, है ना, ये सब वगैरह, ठीक है भाई। लेकिन ये लखनऊ पैक्ट हुआ क्या, हुआ क्यों? तो मैंने बताया था आपको, World War I की वजह से हार्डशिप जो क्रिएटेड होती है वो कॉमन ग्राउंड को ले आती है साथ में। जो एनलमेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, उसकी वजह से मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनको न्यू प्लेटफॉर्म मिले। होम रूल मूवमेंट जो चलता है बेसेंट और तिलक के द्वारा, वो प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट फैक्शन इन मुस्लिम लीग, भैया मुस्लिम लीग के अंदर भी नेशनलिस्ट फैक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब देखो एनालिसिस ऑफ यूपीएससी के लिए क्या है, फॉर यूपीएससी फिल्म सेट के लिए क्या है भैया, पीक होता है ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल यूनिटी का। मेंस के लिए क्या है, प्रेजेंट करता है यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट फॉर टू द ब्रिटिश, ठीक है। नेगेटिव क्या है, आउटकम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, लास्ट स्लाइड है हमारा ये, ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन। फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम 1919 का क्या पढ़ेंगे बताओ भैया, वही आपका मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ना, 1919 का इंडियन का रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ना गांधी जी का अराइवल पढ़ाऊंगा, गांधी जी की पूरी स्टोरी समझाऊंगा किसके बारे में, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काम किया था। फिर मैं बताऊंगा इनिशियल वर्क जो किया था उन्होंने इंडिया के अंदर। टाइम लाइन के साथ पढ़ रहे हैं ना दोस्तों हम, तो 1919 में ऐसे डायरेक्ट कैसे कूद जाए, उससे पहले की हिस्ट्री भी तो पढ़नी है हमें। तो गांधी जी वाली भी हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी हम, उसको भी समझेंगे, और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काम किया उसे भी समझेंगे, है ना। तो इसलिए मैं पहले गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मैं आऊँगा 1919 एक्ट के बारे में, ठीक है। हम धीरे मतलब टाइम लाइन के साथ चलेंगे और सब कुछ कवर करेंगे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कवर करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो अगस्त डिक्लेरेशन आता है, ये हम कई बार पढ़ा चुका हूँ। अगस्त डिक्लेरेशन बोल देते हैं भैया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, वो ग्रेजुअली वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियन पीपल, ठीक है। तो हम सेल्फ गवर्नमेंट देने लगेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने लगेंगे, किसको, इंडियन पीपल को। ये मोंटेगू जो है डिक्लेयर कर देता है। कौन होता है मोंटेगू, तो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो ये क्लियर कर देता है कि इंडिया टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रीजन फॉर अगस्त डिक्लेरेशन बता दिया भैया, सपोर्ट मिल गया था पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, ब्रिटिश को। यूनिटी आती है कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, और सक्सेस होता है किसका, होम रूल लीग मूवमेंट का, ठीक है। इसके वजह से प्रेशर बढ़ता है किसके ऊपर, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर, या फिर बोल सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया मोंटेगू, यहाँ माइंड मैप के अंदर, कि मोंटेगू डिक्लेरेशन आता है आपका 20 अगस्त 1970 के अंदर। तो की प्रोमिस क्या क्या रहता है, इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन एवरी ब्रांच ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एम्ड करना ग्रेजुअल प्रोग्रेशन को। वाई वॉज इट मेड, वही बता दिया, कई बार पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रीजन थे कि भैया काय को ये मोंटेगू डिक्लेरेशन आया था, ठीक है। आउटकम क्या है, ब्रिटिश मेंस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर रहता है कंप्लीट दोस्तों। मतलब ये से इसके अंदर हम सारा जो है ना आपका 1909 से लेके 1916 तक कंप्लीट कर दिया हमने, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, या फिर बोल सकते हो 1917 तक, ठीक है, मोंटेगू डिक्लेरेशन तक। इसके बाद हम गांधी जी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के कामों के बारे में पढ़ेंगे। भैया गांधी जी इतना फेमस कैसे हो जाते हैं, ठीक है। गांधी जी भैया इतने मतलब स्टार्टिंग में इनको ना इतनी सक्सेस मिल जाती, मैं आपको बताऊंगा ये एक फेलियर थे, ठीक है। ये अच्छे वकील बन ही नहीं पाते, अच्छे लॉयर बन ही नहीं पाते। ये इंग्लैंड में पढ़ाई करने जाते हैं, एज अ लोन लेकर जाते हैं भाई पढ़ाई करने भी, इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड में जो ये लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।